हमको छोड़ के कैसे जाओगे भाई? तो ये निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज निकलने नहीं देगा। तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, है ना गाना जी? तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा। चलो मिटा दे। हाँ, लाइट देना है, फोटो का मतलब लाइट देने की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड में मेटल को रख दिए तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फोटो फील्ड इमिशन, और अगर हीट दे दिए तो थर्मो आयनिक इमिशन। तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक जिसका नाम है डुअल नेचर मैटर एंड रेडिएशन। तो हालांकि हमने बोर्ड पे लिखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज हम लोग वन शॉट में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही लेक्चर में बने रहे और हम लोग इस लेक्चर में थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल को भी करेंगे। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब देखो, हमारा चैप्टर क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लाइट के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? लाइट के बारे में बच्चों। तो बच्चों पता है आप लोगों को, जो लाइट होता है ना उसके पास डुअल नेचर होता है, जिस वजह से चैप्टर का भी नाम पड़ा था डुअल नेचर मैटर एंड रेडिएशन। एनसीईआरटी में जाकर के देखोगे तो मिलेगा, लेकिन हम लोग प्यार से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है ना? कोई और ये कोई नया नाम नहीं आया हुआ, ठीक है ना? अब लाइट तो कभी कभी देखते हो किसी इंसान भी है उसके पास भी डुअल नेचर होता है, जिस तरह से दोगला किस्म का इंसान होता है कि नहीं होता है जी? कि यहां कुछ बोले और वहां कुछ और बोले। तो डुअल नेचर का मतलब होता है कि एक इंसान के पास दो नेचर होना चाहिए। समझ रहे ना? तो वही चीज होता है लाइट। जो लाइट देख रहे हो तुम लोग, जो सन से लाइट आ रहा है, तो लाइट कभी पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है और कभी वेव नेचर को शो करता है। सर वेव क्या हुआ? तो वेव क्या हुआ, कभी देखो पानी में पत्थर मारे हो इस तरह का तरंग निकलता है, कभी पानी में पत्थर मारे हो इस तरह का तरंग निकलता है, इसको वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव। और पार्टिकल क्या होता है सर? पार्टिकल तो देखो ऐसे ऐसे, ये पार्टिकल होता है। तो लाइट का ना बाबू दो नेचर होता है, डुअल नेचर होता है, जिस वजह से हमको रे ऑप्टिक्स भी पढ़ना होता है और वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ना होता है। हालांकि हम लोग जब करेंगे ना उसमें देखेंगे रे ऑप्टिक्स में पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ते हैं और वेव ऑप्टिक्स में वेव नेचर के बारे में। समझ रहे हो ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चों देखो, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहला थ्योरी होता है प्लैंक साहब का। सबसे पहला थ्योरी प्लैंक साहब का। इनका साइंटिस्ट का नाम था मैक्स प्लांक। क्या था? मैक्स प्लांक। इन्होंने पहला थ्योरी दिया, बोला कि जो लाइट है ना वो एक अकेला नहीं है, वो एक पैकेट के फॉर्म में होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी। जिस तरह से पार्ले जी के बिस्किट में जो है बहुत सारा बिस्किट होता है, तो वो लाइट वैसा बना होता है, एक पैकेट की तरह होता है। समझ रहे हो ना? ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का पैकेट है। समझ रहे हो? तो उस पैकेट को इन्होंने कहा फोटोन। क्या कहा? फोटोन कहा। किसने कहा? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। बोला लाइट जो है वो एक पैकेट के फॉर्म में होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। समझ रहे हो? तो लाइट गिरता रहता है, पैकेट गिरता रहता है लाइट का। समझ रहे हो ना? लाइट का पैकेट गिरता रहता है। ऐसा नहीं कि लाइट सीधे आ रहा है तुम्हारे आंख में, वो आंख में जो आया बहुत सारा पैकेट आया है लाइट का। समझ रहे हो? वही चीज है। तो ये बताया, उसके बाद इन्होंने बताया कि जो लाइट आया ना पैकेट के फॉर्म में, इसका एनर्जी जो है वो होता है एच न्यू। क्या होता है? एच न्यू। लाइट का एनर्जी। किसका एनर्जी? लाइट का। हालांकि ये गलत है, ये फोटोन का एनर्जी होता है। किसका एनर्जी होता है? एच न्यू। फोटोन का एनर्जी होता है। और ऐसा ऐसा फोटोन लाखों अरबों खरबों होता होगा। तो हम लोग लाइट की एनर्जी को बोलते हैं एन एच न्यू। क्या बोलते हैं? एन एच न्यू। एच न्यू कभी नहीं होता है, वो फोटोन का एनर्जी। किसका एनर्जी? फोटोन का। ये बोलना चाह रहे हैं हम कि एनर्जी ई बराबर होता है एच न्यू। ये न्यू क्या है सर? फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो? न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये फोटोन का एनर्जी है, लाइट का नहीं है। अगर आगे में एन लगा दिए, एन एच न्यू, तो ये लाइट का एनर्जी हो गया, क्योंकि लाइट तो एक है नहीं, सिंगल तो है नहीं, बहुत सारा फोटोन का बना होता है। तो एक फोटोन में जितना एनर्जी है उसको गुना कर दो जितना फोटोन है, तो लाइट का एनर्जी हो जाएगा। समझ रहे हो ना? चलिए अब बच्चों आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब कुछ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो क्या कह रहा है? लाइट इज अ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होता है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का पैकेट होता है, जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
फोटोन, और इस एगो फोटोन का एनर्जी जो होता है वो h न्यू के बराबर कितना होता है, h न्यू। समझ में आया कि नहीं आया? ये न्यू क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। क्या है, आगे चल के सब टर्म बताएंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है c बटे लेमडा। क्या होता है, c बाई लेमडा। तो इसीलिए एनर्जी क्या हो जाएगा, c बाई लेमडा। ये एनर्जी क्या हो जाएगा, c बाई लेमडा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है c बटे लेमडा, तो इसलिए एनर्जी क्या आ गया, सी बाय लेमडा। अब हम लोग क्वेश्चन को इजीएस्ट वे में करने के लिए, क्वेश्चन को इजीएस्ट वे में करने के लिए एच सी का वैल्यू रख देते हैं। क्या रख देते हैं, एच सी का वैल्यू। तो आता है 12,400। कितना आता है, 12,400। कब लेंगे ये वैल्यू, जब लेमडा हमारा एंगस्ट्रम में हो। कब हो, एंगस्ट्रम में। अब सब क्लियर हो जाएगा। लेमडा हमारा जब एंगस्ट्रम में हो ना तो 12,400 दो ही में आता है क्वेश्चन, या तो लेमडा एंगस्ट्रम में आता है या नैनोमीटर में आता है। लेमडा क्या है सर, ये वेवलेंथ है। क्या है, ये वेवलेंथ है। क्या है, वेवलेंथ। अब तुमसे पूछ रहे किस लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, किस लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा। वेवलेंथ का मतलब जो ज्यादा दूर तक चल सके, ट्रेवल कर सके। हाँ, रेड सिग्नल में यूज करते हैं ना जी, रेड लाइट का। क्यों, क्योंकि वो दूर से भी दिख जाएगा। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड लाइट का। समझ में आ गया वेवलेंथ में ना। हाँ, एक चीज पढ़ के आए होगे बचपन में, एक चीज पढ़ के आए होगे, VIBGYOR, विबिग्योर पढ़ के आए हो। तो इधर से इधर पूरा वेवलेंथ सबसे ज्यादा इसका होता है, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसका होता है। उल्टा जाना, इधर से इधर जाना तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा इसका, और इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम, तो चमकता बहुत कम है। रेड नहीं चमकता है, चमकता क्या है, बहुत फैल जाता है। क्या नहीं, चमकता बहुत कम है लेकिन दूर तक जाता है। इसीलिए जो ज्यादा चमके वो ज्यादा दूर तक कभी नहीं जाता है। ठीक है ना, जो ज्यादा चमकदार है, जो ज्यादा एकदम हैंडसम है, जो ज्यादा चमक रहा है वो ज्यादा दूर तक कभी नहीं जाता है। हाँ, जाता वही दूर तक है जो कम चमके। ज्यादा चमक गया तो बहुत दिक्कत है। ठीक है ना, कम चमकाओ। चलो आगे बढ़ो। तो ये सब समझ रहे हैं हम लोग, तो विबिग्योर भी समझ लिए। अब इसीलिए हम लोग एनर्जी को क्या बोलते हैं, 12,400 बटे लेमडा। तो लेमडा किस में होना चाहिए, एंगस्ट्रम में। दो में होता है। क्वेश्चन में क्या बोले, क्वेश्चन में आप लोगों को दो टर्म देगा, या तो एंगस्ट्रम या तो नैनोमीटर। तुमको पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रम बराबर 10 का पावर -10 मीटर होता है। 10 का पावर -10 मीटर, और एक नैनोमीटर होता है 10 का पावर -9 मीटर। ये याद रखना ही पड़ेगा। तो हम लोग 12,400 बटे लेमडा एंगस्ट्रम। लेकिन अगर सर लेमडा नैनोमीटर में आए तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब तुम लोग इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। कब याद रखोगे बताएंगे, क्वेश्चन में हम ये बताएंगे एनर्जी को। तो 12,400। अब सर नैनोमीटर में रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक जीरो हटा दो, एक जीरो हटा दो। 1240, 1240, एक जीरो साइड कर लो। तो आ गया ना कि नहीं आया, ब्लैक होगा तो बता देना, आ गया ना कि नहीं आया। चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग। आगे जब हम लोग बढ़ रहे हैं तो आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। क्या है, प्रोटॉन के गुण, प्रोटॉन के प्रॉपर्टीज। तो क्या क्या होता है सर, तो पहली बात, प्रोटॉन का स्पीड क्या होगा, प्रोटॉन का स्पीड क्या होगा, बोलो। स्पीड ऑफ फोटोन क्या होगा, स्पीड ऑफ फोटोन क्या होगा, बोलो। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ये बताओ। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, तो याद रखना जो लाइट का स्पीड है वही फोटोन का ही स्पीड है। वो याद रखोगे, लाइट का स्पीड वही फोटोन का स्पीड, मतलब 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखो फोटोन जो है वो ट्रेवल करता है लाइट के स्पीड से। ट्रेवल स्पीड ऑफ लाइट कितना, 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एनर्जी ऑफ फोटोन तो बता चुके हैं, h न्यू होता है, फोटोन का ही एनर्जी होता है। ये किसका एनर्जी होता है, फोटोन का ही, या फिर hc बाय लेमडा, या फिर hc बाय लेमडा, या फिर 12,400 लेमडा एंगस्ट्रम में, या 1240 लेमडा नैनोमीटर में। अगला देखो, फोटोन इज अ चार्जलेस पार्टिकल। याद रखोगे फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस पार्टिकल है। फोटोन क्या है, चार्जलेस पार्टिकल, मासलेस पार्टिकल, मास भी नहीं होता है। समझ रहे हो ना, ये फोटोन के पास ना तो चार्ज होता ना तो मास होता है। देखो रेस्ट मास क्या होता है इसका, जीरो। रेस्ट मास जीरो, जब वो रेस्ट अवस्था में है तो रेस्ट मास कितना होगा उसका, जीरो। अब मूविंग मास हम नहीं बोल रहे, रेस्ट मास बोल रहे। क्या बोल रहे हैं, रेस्ट मास। याद रखो, आगे बढ़ो। फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल है। जब ये चार्जलेस है, चार्जलेस है तो न्यूट्रल नहीं होगा जी।
चार्जलेस का मतलब न्यूट्रल, मतलब देखो ये कोई बॉडी है, इसमें जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, तो ये न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो इसलिए फोटोन क्या है? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल किसी बॉडी को क्या बोलेंगे? जब नेट चार्ज जीरो हो। नेट चार्ज क्या हो? जीरो हो। देख लो, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव को काटेगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो कुछ चार्ज बचा? नहीं बचा, तो नेट चार्ज जीरो। आगे बढ़े। नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड, एनर्जी बोला लाइट का एनर्जी, देखो ना लाइट का एनर्जी, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड को तो बोलते हैं लाइट का एनर्जी ना जी। नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड, एनर्जी ऑफ लाइट हो गया। 10 फोटोन गिरा, लाइट का एनर्जी 10 से गुना कर दो एससी बाय लैम्डा को। 50 फोटोन गिरा, 50 को गुना कर दो एससी बाय लैम्डा से। कर सकते हो ना? एक फोटोन का एनर्जी क्या होता है? एससी बाय लैम्डा। अगर 50 फोटोन गिरा तो 50 गुने एससी बाय लैम्डा, इसीलिए एनर्जी बराबर क्या हो गया? एन एच न्यू। एन का मतलब नंबर ऑफ फोटोन, एच न्यू का मतलब एनर्जी। आगे बढ़ते, इंटेंसिटी। अब कहीं कहीं क्वेश्चन में आता है इंटेंसिटी क्या होता है। इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता। क्या होता है? तीव्रता। कोई ज्यादा जोर से बोल रहा है उसका ज्यादा इंटेंसिटी, कोई कम जोर से बोल रहा है कम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता होता है। क्या होता है? हाँ, नहीं देखो कभी कभी आग सेके हो, कभी आग सेके हो तो कहीं कहीं आग का इंटेंसिटी कम होता है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का आग का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा तो गर्मी महसूस होता है। समझ रहे हो ना? वही बात होता है लाइट का इंटेंसिटी। समझ रहे हो इंटेंसिटी का मतलब? क्लियर कंसेप्ट? चलिए, इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कितना एनर्जी गिर रहा है कितने एरिया में और कितने समय में। नहीं समझे? मान लेते हैं कि इतना बड़ा एरिया है, इसका एरिया ए है, यहां पे कितना एनर्जी लाइट का गिरा है और कितने टाइम लगा है, उसको इंटेंसिटी बोलेंगे। समझ रहे हो ना? अगर टाइम क्या हो, टाइम कम लगे और बहुत सारा एनर्जी गिर जाए, इंटेंसिटी ज्यादा। नहीं समझे? इंटेंसिटी ज्यादा कब होगा? जब कम समय में ज्यादा लाइट गिरे। जब कम समय में ज्यादा एनर्जी लाइट का गिरे, इंटेंसिटी क्या होगा? ज्यादा। लेकिन अगर वही 1 घंटा लगा रहा है 50 को एनर्जी में और वही 50 को एनर्जी 10 मिनट में लगा रहा है, किसका इंटेंसिटी ज्यादा? समझ रहे हो ना? तो टाइम कम तो इंटेंसिटी क्या होगा? ज्यादा। टाइम कम लगेगा, इंटेंसिटी ज्यादा। समझ रहे हो? आगे बढ़िए। तो इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और एनर्जी बाय टाइम पावर होता है। वर्क अपॉन टाइम पावर होता है ना, तो वर्क ही तो एनर्जी है ना। अरे भाई, हम जो काम कर रहे हैं वो तो एनर्जी हो गया कि नहीं हो गया? तो वर्क ही क्या? एनर्जी है। तो इसीलिए एनर्जी बटे एरिया पावर हो गया। पावर पढ़े हो ना? पावर बचपन में पढ़ के आए होगे। पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क ही तो एनर्जी हो गया, तो एनर्जी बटे टाइम को पावर लिख सकते हैं। तो पावर बटे एरिया, पावर बटे एरिया। अगला प्रॉपर्टी मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? नुकसान। मोमेंटम का मतलब अगर कोई हमारे पास मास m है और हम v स्पीड से दौड़ रहे हैं तो हमारे में मोमेंटम कितना होगा? mv। कितना होगा? mv। हमारा मास m है और v स्पीड से दौड़ रहे हैं तो मोमेंटम क्या होगा? mv। तुम्हारा मास m है, तुम v स्पीड से दौड़ रहे हो, तुम्हारा मोमेंटम क्या होगा? mv। तो हमारा मोमेंटम तुम्हारा मोमेंटम अलग हो सकता है क्योंकि तुम्हारा मास अलग है, हमारा मास अलग है। लेकिन अगर तुम स्पीड कर लोगे हमसे ज्यादा तो तुम्हारा मोमेंटम हमारा मोमेंटम सेम हो सकता है। समझ रहे हो ना? ये नहीं बोलो कि तुम्हारा मोमेंटम हमारा मोमेंटम कभी सेम ही नहीं होगा। हो सकता है। कब? जब हमारा स्पीड कम रहेगा, तुम्हारा स्पीड हमसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि कुछ ज्यादा तो करना पड़ेगा ना जी। हमारा सब सब्जेक्ट लुल है तो कुछ तो ज्यादा करेंगे तब ना तुम्हारा बराबरी कर पाएंगे। वही बात है। हमारा मास ज्यादा है तो हम अपना वेलोसिटी कम कर लेंगे, तो तुम्हारा मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा कर लोगे, तो मोमेंटम क्या होगा? सेम। तो मोमेंटम समझ में आ गया ना? अगर मान लेते इसको v स्पीड से फेंक रहे हैं तो मोमेंटम क्या होगा? mv। समझ गए? इसको v स्पीड से मार रहे हैं, मोमेंटम क्या होगा? mv। बस यही होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। जिसका मास, दोनों का मास सेम है लेकिन जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा। दोनों का मास मान लेते सेम है, दोनों मार्कर है सेम है। अब इसको फेंक रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, इसको फेंक रहे हैं 20 मीटर, किसका मोमेंटम ज्यादा? पगला कहीं के 20 वाले का ना रे, पगला कहीं के। दोनों का मास सेम है। अब इसको फेंक रहे हैं 10 मीटर से, इसको 20 मीटर से, इससे ज्यादा चोट लगेगा, इससे ज्यादा चोट लगेगा। सिंपल सी बात, लॉजिकली सोचो ना। तुमको एक पत्थर से मार रहा है, तुमको एक बंदूक से गोली मार रहा है, दोनों का मान लेते मास सेम है, तो किससे ज्यादा स्पीड चोट लगेगा? बंदूक के गोली से मरिए जाओगे। एक पत्थर गोली के बराबर लेते हैं और उससे हाथ से मारते हैं और बंदूक के गोली से फायरिंग करते हैं, किससे ज्यादा चोट लगेगा? नुकसान किससे होगा? समझ रहे हो ना? वही मोमेंटम है। दोनों मास सेम है लेकिन जिसका स्पीड ज्यादा उसका मोमेंटम
ज्यादा। क्लियर कंसेप्ट कि नहीं क्लियर? क्लियर हो गया ना मोमेंटम का? चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है ना? यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है? क्या होता है? कुछ नहीं, बेसिकली प्लैंक साहब थे, उन्होंने क्या बोला कि जो लाइट होता है ना वो अकेला नहीं है, वो फोटोन से बना होता है। किसका बना होता है? फोटोन का, मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है ना? इसको हम लोग इरेज करते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है उसको ले लीजिए। हालांकि हो गया, ठीक चल रहा है ना? हाँ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्योंकि हमको पूरा कंप्लीट कराना। तुमको हर्ष 2 क्वेश्चन आएगा, मिटा दे। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या लिखा है गौर से पढ़ो। हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करने के लिए बैठे हुए हैं। क्वेश्चंस क्या लिखा है? अभी तक जितना पढ़े वहीं से क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन, मतलब क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ फोटोन। फोटोन जो गिर रहा है उसका नंबर पूछ रहा है। अरे सर, मतलब एन पूछ रहा है। क्लियर? फोटोन एनर्जी कितना है? नंबर ऑफ फोटोन इन इतना जूल, 6.62 जूल रेडिएशन, उतना जूल रेडिएशन, मतलब एनर्जी दे दिया। जूल जब ये लग गया तो क्या हो गया? एनर्जी। या तो वर्क, तो वर्क तो अभी चैप्टर में नहीं है, एनर्जी है। चलिए एनर्जी कितना दे दिया? 6.62 जूल। क्या बोल रहा है? फ्रीक्वेंसी भी दे दिया, लो ना, न्यू दे दिया। कितना? 10 का पावर 12 हर्ज। इसका यूनिट होता है हर्ज, याद रखना, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ज। अब क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ फोटोन। क्या नहीं निकल जाएगा? क्या नहीं निकल जाएगा? तुम लोगों को एक फॉर्मूला पता है ना, E बराबर एच न्यू, लेकिन ये नहीं लगेगा, NH न्यू वाला लगेगा, लगेगा ना? अब n निकालना है तो n बराबर क्या होगा? E बटे एच न्यू। E कितना दिया? 6.62। h का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया हुआ है, देख लो, दिया है 6.62 गुने 10 का पावर माइनस इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है? 12 है ना जी? ये से ये कट गया, कट गया। चलिए आगे बढ़िए। 1 बट्टे ये घटाओ कितना होगा? 10 का पावर ये घटेगा तो 2 होगा, ये घटेगा तो 2 होगा, यही ना? माइनस 22, यही ना? तो ऊपर ले जाओ, कितना होगा? 10 का पावर 22 हो गया। इतना नंबर ऑफ फोटोन गिरेगा। उतने एनर्जी में लाइट का इतना फोटोन गिरेगा। कितना फोटोन? इतना फोटोन, ठीक है ना? माइनस 34, 10 घटाए 24 और 2 घटाए 22, तो इतना फोटोन गिरेगा। फोटोन का नंबर इतना होगा। नहीं समझे? रे लाइट का उतना एनर्जी में इतना फोटोन निकला है। कैसे निकाले देख लिए? इरेज करो, मिटाओ, इसको लिख लो जल्दी, फटाक से लिखो। तो ऐसा ऐसा सवाल आएगा, आराम से करते चलोगे तुम लोग। खाली तुम लाइट का देखते रहो, फोकसिंग देखते रहो। हर्ष नहीं समझे? हर्ष नहीं समझे कि नहीं समझे? तो अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक दिन में पूरा चैप्टर को कंप्लीट करना है, कोई भी हालत में। तुम समझे बेबी भारती? जाके पूरा बुक बना लोगे, नहीं बनेगा तो रिकॉर्ड है, पूरा बुक बन जाएगा। बेसिकली पूरा कर दिए मैं, जो भी बुक बनाओगे सारा बनेगा। लिख लिए? चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन। मतलब क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है पहले ये लिख लो। पूछ रहा है एनर्जी क्या होगा और मोमेंटम क्या होगा, 2 चीज पूछ रहा है। कैलकुलेट एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब दिया क्या हुआ? लेमडा दिया हुआ, कितना? 6600, यही ना? क्या पूछा? एनर्जी और मोमेंटम। तो एनर्जी पूछ रहा था बाबुआ, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू तो ले नहीं सकते हैं, हाँ एन नहीं लेंगे, बकले ली कहीं के फोटोन है, एच सी बाई लेमडा लेंगे। एन कब लगाएंगे? जब लाइट लिखा रहे। चलिए एच कितना है? एच का वैल्यू पता है ना? ऊपर पता है क्वेश्चन में, 6.62 गुने 10 का पावर है। लेकिन इतना लोगे तो हमको लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेट होगा। इतना लोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट, इसीलिए हमारा मूल मंत्र 12,400। क्यों सर? देख लिए एंगस्ट्रम
रख दो 6 6 0 0 0 0 0 कट गया, कट गया। सॉल्व करो 2 3 या 6 3 या 6 2 6 के 12 2 2 जा 4, इसको काटो तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। 3 2 जा 6 3 3 जा 9, अप्रोक्स 2 लिख दो, कितना होगा। तो इसको 33 इसको काटोगे तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा अप्रोक्स 2 आ जाएगा। क्यों 33 गुने 2 करो 6 6 आ गया ना, अप्रोक्स 2 आ गया। आंसर मार के आगे बढ़ जाओगे, अप्रोक्स 2 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, है ना इजी जी। चलिए तो ये चीज बताना बहुत जरूरी था, नहीं तो बच्चा का न्यूमेरिकल पावर बहुत दिक्कत होता है सॉल्व करने में। अब ये 2 जो आया है इसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा क्या, नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल मत लिखना। मोमेंटम बराबर क्या होगा बोलो तो, मोमेंटम बराबर, मोमेंटम बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, h बाय लेमडा। h का वैल्यू कितना है देखो तो 6 गुने 10 का पावर माइनस 34। लेमडा कितना है देखो तो 6600, एंगस्ट्रम है तो माइनस 10 मीटर होगा ना। दोनों ऐसा यूनिट में रखना पड़ता है, इसलिए एंगस्ट्रम को मीटर में बदलो। चलिए 6.62 गुने 10 का पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 6.6 कर दो इसको, तो 3 जीरो चला जाएगा इसमें, 10 का पावर माइनस 7, ये 7 को ऊपर करो 6.62 गुने 6.6 और 7 ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो माइनस 34 प्लस 7 कितना होगा बोलो तो, क्या चीज 1 2 3 6 के बाद ना पॉइंट रखे हैं इसीलिए ना जीरो एक और कर देंगे। हाँ अब कितना होगा बोलो, ये कट के अप्रोक्स 1 आएगा गुने 10 का पावर कितना होगा 7 घटेगा तो 34 में से बोलो 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 27, 10 का पावर माइनस 27, ये आंसर लिख लो, ये होगा आंसर। चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन 3 नंबर पे। किस नंबर पे, 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्या कह रहा है, कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ फोटोन, मतलब क्या कह रहा है मोमेंटम निकालो, और क्या दिया हुआ है वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट का वेवलेंथ मतलब लैम्डा दिया हो कितना 500 नैनोमीटर, मतलब मीटर में चेंज करो 500 10 का पावर माइनस 9 मीटर, पुट कर दो। P बराबर क्या होता है h बटे लैम्डा होता है, h का वैल्यू कितना होता है 6.62 10 का पावर माइनस 34 बटे लैम्डा कितना है 500 गुने 10 का पावर माइनस 9, है ना जी। अब रखो तो 6.62 इसको 5 कर दो, 2 जीरो इधर चला जाएगा तो 10 का पावर माइनस 7 गई ना, ये ऊपर चला गुणे 10 का पावर माइनस 34, ये ऊपर चला जाएगा 6.62 बटे 5 गुणे 10 का पावर 7 घटेगा 34 में से कितना होगा 27। सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। समझ गए, ये सवाल था, इसको भी लिखो जल्दी से। चलिए बच्चों अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, नेक्स्ट लेक्चर में, और लेक्चर तो एक ही हालांकि 1 शॉट ही है, तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है ना बच्चों। देखिए अब हमारा इलेक्ट्रॉन इमिशन, क्या टॉपिक है इलेक्ट्रॉन इमिशन। ये क्या होता है सर इलेक्ट्रॉन इमिशन, इमिशन का मतलब निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन इमिशन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। कहां से निकलेगा, उसके घर से। क्या है उसका घर, मेटल, क्या है मेटल, है ना जी। चलिए तो इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपने घर से निकाल लेना। अब इतना इजी तो होता नहीं इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना, बोलना आसान है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। देखो जैसे कि मान लेते एक मेटल है, क्या है ये मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। अब इस निगेटिव को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, निगेटिव को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको निकालेंगे, निकल जाओ तो पॉजिटिव चार्ज बोलेगा हमको छोड़ के कैसे जाओगे भाई, तो ये निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज निकलने नहीं देगा, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, है ना गाना जी। तो वही बात यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या बोलेगा, फिर हमारा दोस्त कहाँ गया, समझ रहे हो। हाँ तो मेटल के सरफेस से इतना इजी नहीं है निकल जाएगा कोई भी इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। हाँ तो देखो
अब इसके लिए हमको कुछ तिरकमबाजी करना पड़ेगा, इसके लिए कोई उपाय करना पड़ेगा। तो हम लोग उपाय करते हैं। क्या करते हैं? उपाय करते हैं कि तुम दोनों को बिखार देंगे। मतलब क्या करेंगे? क्या होता है, एक वर्ड होता है ना, बिछड़ जाना। तो क्या होगा? हम दोनों बिछड़ जाएंगे तो दुनिया में क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। समझ रहे हो ना? हाँ। तो अब देखो, अब इसके लिए हमारा 3 स्टेप है, निकालने के लिए 3 गो स्टेप। पहला है थर्मोनिक इमिशन। क्या है? थर्मोनिक इमिशन, जिसको हम बोलते हैं थर्म आयोनिक इमिशन। थर्म आयोनिक इमिशन ये क्या होता है सर? तो देखिए गौर करिए स्क्रीन पे, देखो यहाँ पे, इसको गौर करो। देखो ये कोई मेटल है ना, अब इलेक्ट्रॉन को निकालना है, अपने आप तो निकलेगा नहीं दोस्त है, कोई जरूरत होगा, जब कोई काम की जरूरत होगी। चलिए अब हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम लोग थर्म आयोनिक इमिशन का काम लेंगे, थर्म आयोनिक इमिशन का मदद लेंगे। मतलब थर्म आयोनिक का मतलब होता है हीट देना। क्या होना? हीट देना। तो यहां से इसको हीट मिलना शुरू हो जाएगा। क्या मिलेगा? हीट। अब गर्म हो गया, हीट दे दिए, अब कहेगा हम बिछड़ जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा? समझ रहे हो? अब यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर जाएगा। लेकिन यहां भी शर्त होता है, बताएंगे आगे चल के, ठीक है ना? लेकिन अभी तक इतना याद रखो, हीट देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अभी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, उसके लिए सिग्नेचर होगा। चलिए यहां तक दिक्कत। अब आते हैं फील्ड इमिशन। दूसरा प्रोसेस, दूसरा तरीका अपना रहे हैं, फील्ड इमिशन। फील्ड पूरे फिजिक्स में 2 ही फील्ड होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। पूरे फिजिक्स में 2 ही फील्ड होता है, डायग्राम बनाते रहोगे, हम मिटाते रहेंगे। पूरे फिजिक्स में 2 ही फील्ड होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। देखो, इसको इरेज करते हैं। अब देखो, अब इस मेटल को हमारे तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था। क्या जा रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब इसमें हम लोग ला करके मेटल को रख दिए। क्या रख दिए? मेटल को प्लेस कर दिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से मेटल इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, धक्का मारेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बाहर जाओ, हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आया, फील्ड इमिशन। मैग्नेटिक फील्ड से अगर वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो क्या होगा? फील्ड इमिशन। दोनों ही फील्ड है ना जी। फील्ड कितने प्रकार के होते हैं फिजिक्स में? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमने मेटल को रखा, मेटल धक्का मारा, भाई इलेक्ट्रॉन बाहर, भाई मेटल मारा, भाई इलेक्ट्रॉन बाहर, भाई। देखो रो, समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, फील्ड इमिशन। क्या होगा? फील्ड इमिशन। डायग्राम बनाओ, इरेज कर रहा है। बढ़े आगे। चलिए अब हमारा नया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। नाम से लग रहा होगा फोटो। क्या है? फोटो का मतलब लाइट। फोटो का मतलब लाइट। मतलब क्या होता है सर? एगो मेटल होता है और हम इस पे लाइट का वार करते हैं। किसका वार करते हैं सर? इस पे हम ना एक टॉर्च लगा के लाइट दे रहे हैं, तो टॉर्च का लाइट बहुत कम होता है, उसका पावर। शक्ति होगा तब ना जी किसी दोस्त को निकाल सकते हो बढ़िया से। हाँ, तो वही बात है। लाइट अभी तक बस ये मानो कि लाइट हम दिए मेटल को, मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो मेटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? बाहर। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। समझ गए? क्लियर कंसेप्ट? चलिए इसको लिखिए। ये हमारा मेटल सरफेस है। तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा। चलो मिटा दे। ये बोलो ना रे, इरेज करे। लाइट देना उसमें। हाँ, लाइट देना है। फोटो का मतलब लाइट देने की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड में मेटल को रख दिए, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो फोटो फील्ड इमिशन। और अगर हीट दे दिए तो थर्मो आयनिक इमिशन। मिटा दे इसको। चलिए एक सवाल तुम्हारे स्क्रीन पर रखा है, बताओ क्या होगा? थर्म आयोन्स क्या होता है? थर्म आयोन्स मतलब अगर हम थर्मोनिक इमिशन दिए तो क्या निकल रहा बाहर? इलेक्ट्रॉन। मान लो अगर मेटल को हम लोग हीट दे दिए तो यहां से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। और इसी का नाम होता है थर्म आयन्स। क्या होता है? थर्म आयन्स। क्या होता है? थर्म आयन्स। तो क्या होगा?
आगे बढ़ो। चलिए इसको इरेज करें। चलो अब आ यहां पे, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे। अब क्या देखेंगे? जो चैप्टर का नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब देखेंगे। तो एक बात बताओ, बाकी तो दो इमिशन हमको नहीं यूज है फिजिक्स में, हमको बस फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का यूज है। किसका यूज है? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, क्योंकि चैप्टर भी वही है। अब देखो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब किसी मेटल पे लाइट पड़ता है, क्या होता है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दी मेटल सरफेस, जब किसी मेटल सरफेस पे लाइट गिरता है, उसके वजह से क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इजेक्ट होता है, इजेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलते हैं। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद अब उसका क्या यूज हम लोग करेंगे? उसका कुछ तो यूज करेंगे ना जी। चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल लिए हैं, मतलब चार्ज को निकाल लिए हैं। अब उसके वजह से जो घटना होगा, उसके वजह से जो फेनोमेना होगा, इसके वजह से जो घटना होगा फेनोमेना, इसके वजह से जो फेनोमेनन होगा, जो घटना होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या घटना होगा सर? करंट बनेगा। क्या बनेगा? करंट। बोले हो ना, फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन मेटल से निकला है और निकलने के बाद जो चलना शुरू किया है, उस वजह से करंट बनेगा। अब हमको बना के दिखाना होगा। तो यही सारा सेटअप जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। समझे कि नहीं समझे? तो क्या कह रहा है? लाइट का सोर्स है कोई, मान लेते हैं ये फोटोन निकलेगा यहां से और ये मेटल को टकराएगा जाकर के साई 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 साई, और इलेक्ट्रॉन इससे बाहर आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब इस इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे हम लोग। तो एक सेटअप बना लिए हम लोग, एक वायर दे दिए हैं, यहाँ पे मेटल रख दिए थे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है सर्किट में। पूरे सर्किट में क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन बह रहा है मेटल से, इलेक्ट्रॉन बह रहा है मेटल से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट अपोजिट में होगा ना। तो कोई हमको बैटरी का काम नहीं होता है, बस हम दिखाने के लिए बताए हैं कि जिस तरह से बैटरी से करंट बहता है, उसी तरह से इस मेटल से भी करंट बह सकता है। जिस तरह से हम बैटरी लगा करके करंट बहाते हैं सर्किट में, उसी तरह से इस मेटल से भी करंट बहेगा। कैसे सर? अरे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही ना बोलते, करंट बोलते हैं। हो गया, करंट बन गया। तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हुआ है, उसके वजह से सर्किट बनाए हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए सर्किट बनाए। मेटल को रखे, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था, इस इलेक्ट्रॉन को सर्किट में फ्लो करवा दिए, जिस वजह से क्या बना? करंट। क्या बना? करंट। बर्बाद तो नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन को, कहीं काम करेंगे, इसीलिए कहां पे फ्लो करवाए? सर्किट में। जिस वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। और इसी को क्या बोलेंगे? फोटो करंट। क्या बोलेंगे? हाँ, क्यों सर? क्योंकि लाइट के वजह से करंट बह रहा है, लाइट के वजह से करंट बह रहा है, इसी के लिए क्या बोलते हैं? फोटो करंट। क्या बोलते हैं? फोटो करंट। नहीं समझ में आया? नहीं समझे? हर्ष देखो क्या बोले कि अगर कोई लाइट सोर्स है जिसका फोटोन जिसमें से निकलेगा, मेटल को टकराएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब इस इलेक्ट्रॉन का हम लोग अगर यूज करेंगे, एक सेटअप तैयार कर लिए वायर का, और मेटल को रख दिए यहाँ पे। अब वही घटना यहाँ पे भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मेटल से, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब सर्किट में करंट बह रहा है। क्या बह रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन बहने का मतलब करंट बह रहा है। उस करंट का नाम हो जाएगा फोटो करंट। क्या हो जाएगा? फोटो करंट। फोटो का मतलब लाइट, करंट का मतलब करंट, तो लाइट के वजह से जो करंट होगा उसको क्या बोलेंगे? फोटो करंट। क्लियर कंसेप्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन समझ में आ गया पूरा का पूरा? फिर से बोलो, फिर से समझाएंगे। समझ गए ना? क्या करें? कुछ नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था ना, उसका हम लोग एक सर्किट में यूज कर रहे थे, उससे हम लोग करंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? करंट बना रहे हैं, क्योंकि हमको भी पता है इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, वो निकल रहा है तो करंट बनेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन से हम करंट बना रहे हैं, उसको बोलेंगे, इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझे? समझे जी? स्पीड में ना बोल रहा है। चलिए, पूरा बेसिक बोल तो दिए कि पूरे लेक्चर का अगर तुम कर लोगे तो वन शॉट में तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा।
जो तुमको डेली भी नहीं समझोगे, वन शॉट में सारा का सारा क्लियर कर देंगे। देखो बच्चों, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट लेक्चर बोलो या फिर नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। छोटे छोटे टॉपिक्स है, इसको क्लियर करने के बाद हम लोग आएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। तो सबसे पहले समझते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि लाइट को गिराया, इलेक्ट्रॉन निकाला, हीट दिया, इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रॉन निकाला। लेकिन बाबू इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए देखो, मान लेते हैं हमसे कोई काम करवाना है किसी से, तो हमको 2 टॉफी देगा तो हम निकलेंगे, ये मेरे पे डिसाइड करता है। मान लेते हैं हमको आदत है 5 टॉफी का, तो 5 टॉफी देगा तभी जाएंगे, उससे कम देगा तो हम निकलेंगे क्या? नहीं निकल सकते हैं। 5 टॉफी मेरा चमता है, मतलब 5 टॉफी खाने का मेरा मन है, 5 देगा तभी निकलेंगे, 6 देगा तो और अच्छी बात, 10 देगा तो और अच्छी बात, तब और तेज से जाएंगे, और तेजी से जाएंगे, 15 देगा तो और तेजी से। लेकिन हमारा क्षमता कितना टॉफी का है? 5 टॉफी। 4 देगा तो नहीं निकलेंगे, 5 देगा तो निकल सकते हैं, 6 देगा तो निकल सकते हैं। ये मेरे मन पे डिसाइड करता है, समझ रहे हो ना? और स्पीड से निकलेंगे। 5 तो देगा तो सही निकलेंगे, धीरे धीरे जाएंगे। 6 देगा तो कहीं और स्पीड, 7 देगा तो कहीं और स्पीड, 10 देगा तो कहीं और स्पीड, मतलब मन लगेगा, समझ रहे हो ना? हाँ, तो इसी को वर्क फंक्शन बोला जाता है कि मिनिमम एनर्जी, हमारा मिनिमम कितना टॉफी चाहिए? 5, जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आ जाए। अब जैसे टॉर्च लगा दिए, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, तो पॉसिबल नहीं है, मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा, उतना एनर्जी में तो नहीं निकल सकता है। तो मिनिमम एनर्जी जिसके वजह से मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, उसको क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मतलब मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आ जाए। मैक्सिमम देंगे तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा भाई और बहनों? निकलेगा ना जी, मैक्सिमम देंगे तो निकलेगा ही। लेकिन मिनिमम कितना चाहिए? 5 टॉफी। ये तो मेरा ना, और किसी का 10 हो सकता है, हर्ष का 15 को मानेंगे। तो अब आते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसी प्रकार से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, बस बता दी, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। लेकिन वेवलेंथ में थोड़ा सा अंतर है, इसको मिनिमम मत लिख देना, क्योंकि तुमको भी पता है न्यू बराबर होता है C/λ होता है। क्या ये न्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेम्डा के है? तो ये अगर मिनिमम, तो ये क्या होगा? हाँ, तो याद रखना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है? मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होता है? इसको मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है ना? तो मैक्सिमम वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम, और वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी। क्या होता है? मिनिमम एनर्जी। अब सबका सिंबल होता है, वर्क फंक्शन का फाई हो गया, फ्रीक्वेंसी का तो न्यू होता है, ये फ्रीक्वेंसी का है, लेकिन अगर इसी में न्यू नॉट लगा दिए तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो? वेवलेंथ का तो सिंबल लेम्डा है, और इसमें नॉट लगा दिए तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लेम्डा नॉट। क्या है ये? लेम्डा नॉट, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। समझ में आ रहा है? ये बालक समझ रहे हो? क्लियर कंसेप्ट हो रहा है ना? हाँ, एकदम क्लियर करते चलो, लिख लो। लग रहा है कुछ पढ़ के जा रहे हो, देख रहे हो भाई, पूरा क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, मजाक थोड़े यार। मेहनत किए हैं रात भर बैठ के, पूरा कंटेंट को तैयार किए हैं कि एक लेक्चर में पूरा सिंगल शॉट, एक एक चीज छूटना नहीं चाहिए, और हर एक चीज कवर करवाएंगे, जा करके देख लोगे। बस एक एक्सपेरिमेंट नहीं करवाएंगे जिसके वजह से लिनार्ड का है, ऑब्जर्वेशन है, मतलब वो ऑब्जर्व किया था, तो उतना हमको नहीं पढ़ना है। बेसिकली वो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ, लिनार्ड का है, हॉलवच का है, ये बोला था ऐसे ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है, तो वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, लिख लिए। ये तो मिला के देखना ना, जो डेली पढ़ाता है इस चैप्टर को उससे भी मिला लेना,
क्या कंसेप्ट हमने बोला ना, लिनार्ड और हॉलबच का एक्सपेरिमेंट हमने नहीं बताया, डेली रहता क्लास तो हम बताते हैं, क्योंकि उससे कोई एक भी क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। चलो आगे बढ़े। तो बच्चों देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या नाम है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब ये रोकने का काम करता है। क्या करता है? रोकने वाला पोटेंशियल होता है। अच्छा सर देखो, ये कोई मेटल है, लाइट गिरेगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पी और क्यू मान लेते हैं मेटल हमारे पास है, लाइट गिरेगा इलेक्ट्रॉन निकला, इस इलेक्ट्रॉन का नाम हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा जी? लाइट गिरने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकला है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब इससे इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, और तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन सर इधर आएगा तो करंट किधर जाएगा? ऊपर। इस करंट का नाम होता है फोटो करंट। क्या नाम होता है? फोटो करंट। याद रखना कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहा है तो करंट इधर से, हाँ, इसलिए डायरेक्शन देख रहे हो बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये, तो डायरेक्शन देख लो, अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट इधर बहेगा। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है सर? हमको यही करंट को रोकना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को रोकना पड़ेगा, इस करंट को रोकना है, इस इलेक्ट्रॉन को रोकना पड़ेगा, नहीं रोकना पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा जी? तो बस हम लोग क्या करेंगे, बैटरी के अलग कर देंगे, बैटरी को घुमा देंगे, बैटरी को क्या करेंगे? घुमा देंगे, इधर निगेटिव कर देंगे और इधर, तो इधर निगेटिव कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपल्सन होगा? नहीं होगा। रे इसको निगेटिव कर देंगे तो ये पूरा निगेटिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, रिपल्सन होगा ना? होगा कि नहीं होगा? तो एक भी इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। तो बैटरी को उल्टा कर देते हैं हम लोग, तो ये पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव कर देते हैं और इसको पॉजिटिव कर देते हैं, और कुछ नहीं, इसको निगेटिव कर देते हैं। तो अब जितना भी इलेक्ट्रॉन था ये भी निगेटिव और ये भी टर्मिनल निगेटिव हो गया। अब इलेक्ट्रॉन बोलेगा बाय बाय टाटा, अब नहीं आ पाएंगे, क्योंकि रिपल्सन होगा ना, तोड़म तोड़, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, वही वजह से होता है। इसी पोटेंशियल का नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ रहे हो? द पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, रिक्वायर्ड टू स्टॉप दी फोटो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोक दे, नोन एज एसपी, नोन एज एसपी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको हम लोग V0 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? V0, या V0 भी बोल सकते हो। यहां तक लिख लिए। अब इस कंसेप्ट को देखो, देखो W वर्क होता है, वर्क क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। वर्क का फॉर्मूला आगे चल के पढ़ोगे, जो वर्क होता है वो होता है चार्ज गुने पोटेंशियल। वर्क बराबर क्या होता है? चार्ज गुने पोटेंशियल। क्या होता है? चार्ज गुने, तो यहां पे कौन सा पोटेंशियल होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और यही वर्क तो होता है एनर्जी भी ना जी, यही वर्क क्या होता है? एनर्जी होता है। तो हम इसको काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू वी नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना चार्ज, इसीलिए क्या हो जाएगा? ई वी नॉट। क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा जी? वर्क बराबर होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल, चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वर्क ही तो एनर्जी होता है, तो इसीलिए वो क्या लिख दे? काइनेटिक एनर्जी। अब क्यों काइनेटिक एनर्जी ही लिखे, पोटेंशियल क्यों नहीं लिखे सर? बताएंगे, सबका हिसाब होगा। चलो इसको लिखो, इसको लिखो फटाक से, लिख लियो ना। चलिए इरेज करें। चलो इसमें बताते हैं कुछ। देखो मान लेते हैं ये मेटल था, यहां पे लाइट आया था। क्या आया था? अब इससे इलेक्ट्रॉन निकला था ना जी, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो देखो इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी मिला था? ई एनर्जी मिला था। इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी? ई एनर्जी मिला था ना जी। इस लाइट के पास कितना एनर्जी था ये बताओ ना? इस लाइट में एनर्जी कितना था? ई एनर्जी था। ये लाइट है ना, फोटोन है। फोटोन क्या है? लाइट है। एनर्जी ई था। इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी मिलेगा? पूरा का पूरा ई मिल जाएगा। क्या?
मान लेते हैं कि एनर्जी था, मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना था? इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना चाहिए? तो ये सिर्फ लेगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना लेगा? तो ई जितना लेगा उसको बोलते हैं फाई। कितना क्या बोलते हैं? फाई। मतलब वर्क फंक्शन, जितना इलेक्ट्रॉन को चाहिए मिनिमम ले लिया। कितना लिया ये फाई? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना लिया? और ये जो लेके जो सुरसुरा के भाग गया, स्पीड में बढ़ा, उस स्पीड का नाम होता है काइनेटिक एनर्जी के वजह से स्पीड बढ़ा। किसके वजह से? हाँ, जितना लिया वर्क फंक्शन, जितना लेके भाग गया जा रहा है, जितना ज्यादा उसको एनर्जी मिलेगा उतना स्पीड होगा। मतलब सर ये काइनेटिक एनर्जी होता है। किसी के पास स्पीड है उसमें काइनेटिक एनर्जी, कोई h हाइट ऊपर जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी। याद रखोगे काइनेटिक एनर्जी कब होगा? जब तुम्हारे में गति आ जाए। जब तुम ऊपर जा रहे हो तो काइनेटिक पोटेंशियल में बदल जाएगा। जब तुम्हारे में गति है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाँ, तो जो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के भागा है, क्या लेके भागा है? काइनेटिक एनर्जी। कितना लेके भागा? क्या हुआ? कल हो गया? कितना लेके भागा ये? तो इसके पास टोटल 10 था, 2 ये लिया, 2 तो खर्च हो गया निकलने में। कितना लेके भागा? तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया कंसेप्ट सब कि नहीं समझ रहे हो? मतलब कि सर टोटल एनर्जी सर ई था। कितना था? ई था, जिसमें से सर जिसमें ना कुछ एनर्जी फाई में खर्च हो गया, जोड़ दो काइनेटिक एनर्जी में कुछ खर्च हो गया, तो ई बराबर 5 प्लस की, ई बराबर 5 प्लस। तो अगर निकालना चाहते हो काइनेटिक एनर्जी, तो सर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? टोटल एनर्जी ई था, अब कुछ खर्च हो गया था, काइनेटिक एनर्जी निकल गया। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे ये चीज? यही इसी को बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलेगा क्या है? तो बोलोगे काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी में से वर्क फंक्शन माइनस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी में से वर्क फंक्शन माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या मिलेगा? हाँ, चलो यहां तक लिखो। पूरा एनर्जी डाउन हो गया। पानी वानी पिलाओ ना जी हर्ष। अब गौर करने की बात यह है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है किसका? आइंस्टाइन का। किसका? आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, उस इफेक्ट से इक्वेशन निकला ना, वो क्या निकला? काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी अभी पढ़ के आए हो, क्या होता है? EV नॉट बराबर टोटल एनर्जी क्या होता है? h न्यू माइनस h न्यू नॉट। वर्क फंक्शन क्या होगा? ये भी तो एनर्जी है ना, लेकिन यहाँ पे स्मॉल फ्रीक्वेंसी होगा, छोटा वाला। ये भी इक्वेशन होता है कि नहीं होता है? होता है। ये V नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या है? क्लियर है कंसेप्ट? चलो आगे बढ़ो, आगे दिखाते हैं। अब गौर करने की बात यह है कि V नॉट बराबर क्या लिखेंगे? h न्यू बट्टे ई माइनस h न्यू नॉट बट्टे, यही ना? ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे। इसका क्या देखेंगे? ग्राफ। लिखो इसको, h न्यू नॉट। चलो अब इसका ग्राफ देखते हैं। क्या देखते हैं? ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ के लिए हमको एक चीज करना होगा। देखो, क्या हम h न्यू को फाई रहने दो? क्या रहने दो इसको? फाई बट्टे ई रहने दो। ठीक है ना? ठीक है ना? क्लियर है? चलिए अब हमको ग्राफ लिखना है। क्या लिखना है? ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। एंड अब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ जो आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ मान लेते हैं, ये ग्राफ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ग्राफ। ये ग्राफ है ना? अब देखो, ये ग्राफ पढ़े हो क्या? y बराबर mx प्लस c का ग्राफ पढ़े हो? कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। y बराबर mx प्लस c का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट था ना जी? तो
तो y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, मतलब v नॉट को हम लोग अगर y एक्सिस में दे देते हैं, देखो ना इधर, अगर y एक्सिस में v नॉट को दे देते हैं मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, c में क्या है माइनस सी बटे ई है ना, मतलब y इंटरसेप्ट किस में हो रहा है, माइनस x एक्सिस में, मतलब माइनस इंटरसेप्ट यहां होगा कहीं। और x में क्या है, x में हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। क्यों सर ऐसा क्यों, क्योंकि h बट्टे ई हमारा m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m का मतलब स्लोप, m का मतलब, तो h भी कांस्टेंट और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी, तो स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसका ग्राफ ऐसे कहीं जाता है, थीटा दोनों का स्लोप कांस्टेंट और y इंटरसेप्ट कहीं यहां कटता है, समझ रहे हो। इतने दूर को ही क्या बोलेंगे हम लोग, y इंटरसेप्ट। कितना है y इंटरसेप्ट, 5 बट्टे ई, तो निगेटिव में होता है y इंटरसेप्ट, समझ रहे हो ना। ये c बराबर क्या होता था, y इंटरसेप्ट होता था ना। तो c में कितना है, -5 बट्टे ई है ना, मतलब निगेटिव में काट दो, निगेटिव एक्स एक्सिस में काटो, y एक्सिस पे लेकिन कटेगा। और सर स्टेटन वैसा ही स्लोप क्यों रहा, ये मान लेते मेटल 1 है, कौन है, और ये हमारा मेटल, दोनों का स्लोप क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। क्या स्लोप, कांस्टेंट है। क्यों सर, क्योंकि सर देखिए ना h बट्टे ई m होता है और h बाई ई स्लोप होगा ना, m बराबर क्या होगा, h बट्टे ई, और ये दोनों कांस्टेंट होता है क्योंकि h का वैल्यू भी फिक्स और e का वैल्यू भी फिक्स। खत्म हो गया। x एक्सिस पे क्या रखना है, फ्रीक्वेंसी को रखना है। क्या रखना है, फ्रीक्वेंसी को रखना है। समझे कि नहीं समझे, क्लियर है कंसेप्ट ग्राफ में। अब सर बताइए यहां से क्यों नहीं शुरू हुआ, बकलोला कहीं के यहां तक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, तो यहां से यहां तक को बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, मतलब इस पॉइंट को बोलेंगे, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, हाँ, या इस मेटल के लिए ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है, ठीक है ना। तो दोनों मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, लेकिन स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। ये ग्राफ होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का। ये ग्राफ समझ में आया, V नॉट बराबर एच न्यू बाई ई माइनस 5 बट्टे ई, तो 5 बट्टे ई तो c होता है, y बराबर mx प्लस सी में c होता है, और c तो निगेटिव है, पूरा निगेटिव है, मतलब y निगेटिव y में काटेगा। कितना काटेगा, 5 बट्टे ई काटेगा। ये ग्राफ समझे हो कि नहीं समझे, पढ़ाया हुआ बेसिक ये चीज हम। हाँ, रोक दो और सभी। तो बच्चों देखो, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग समझेंगे इस ग्राफ को। बेसिकली आपके एनसीईआरटी में ये ग्राफ दिए हुए हैं, तो इस ग्राफ को समझने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। देखो सबसे पहला ग्राफ हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच का। सबसे पहला ग्राफ है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच का। तो हम क्या बोले कि लाइट का स्पीड मान लेते हैं धीरे धीरे गिर रहा था, और एक बार में लाइट का स्पीड बढ़ा दी इंटेंसिटी, धाई 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 धाई, तो जितना फोटोन गिरेगा उतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जितना फोटोन उतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। होता है नॉर्मली, इतना ही ना होगा। तो मान लेते हैं कि पहले फोटोन धीरे धीरे गिर रहा था, तो लाइट का स्पीड कम था, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट धीरे धीरे निकल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, फोटोन धाई 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 मेटल पे गिर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी धाई 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 निकलना शुरू होगा। लेकिन एनर्जी होना चाहिए मिनिमम, वर्क फंक्शन के बराबर। समझ रहे हो, हाँ। तो अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दिए, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता चला जाएगा। जितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगा उतना फोटो करंट होगा ना जी। अगर मान लेते हैं कमरा में कोई धीरे धीरे आदमी आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्पीड में घुसेगा, पूरा भर जाएगा जल्दी, वही वजह से। चलिए आगे बढ़िए। अब दूसरा देखो, इसमें लिख सकते हो, इसमें क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो कि फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लिखोगे ना, लिख लो, फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा ना। जितना ज्यादा फोटो करंट उतना ज्यादा इंटेंसिटी,
उल्टा कर लो, जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा फोटो करंट। लिख लो। नेक्स्ट आए, आ गए। अब देखो क्या कहना चाह रहा है ये ग्राफ। ये कह रहा है कि इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दो, मतलब लाइट जितने स्पीड से गिर रहा है उसको कांस्टेंट कर दो। क्या कर दो? हाँ, इंटेंसिटी को रख दो कांस्टेंट, लेकिन उसके फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दो। मतलब कभी हरा बॉल से लाइट गला, कभी पीला बॉल से, कभी बैगनी बॉल से। फ्रीक्वेंसी का मतलब वही होता है ना आम भाषा में, लाइट में कलर ऑफ लाइट। तो लाइट के कलर को बदल दो, लेकिन इंटेंसिटी वही रहेगा, इंटेंसिटी वही रहेगा। जितने स्पीड से गिरा उतने से गिरेगा, लेकिन चेंज कर दो। तो हम लोग लाल, कभी पीला, कभी बैगनी, कुछ कुछ करके देखे। तो हम लोग यहाँ पे दो कलर को लिए हैं, तो दो फ्रीक्वेंसी दोनों कलर का अलग अलग होगा। तो क्या देखे पता है कि इंटेंसिटी कांस्टेंट है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी चेंज किए ना हम लोग तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया। निगेटिव को स्टॉपिंग पोटेंशियल ना, तो दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया। मतलब रुकने का जो कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन का, दोनों लाइट में अलग अलग है। इंटेंसिटी कांस्टेंट होने पे दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? अलग अलग। इसका मतलब यहां लिख सकते हो क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल एसपी इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब ये बोल सकते हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी पे। क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी पे। समझ गए? हाँ। अगला देखो, आगे देखो, ये इसी का ग्राफ का था, इसी का था निगेटिव पोटेंशियल स्टॉपिंग, इसी का था। अब नेक्स्ट ग्राफ। अब हमने क्या किया? इंटेंसिटी को चेंज किया। मान लेते हैं लाल बल्ब लिया या पीला बल्ब या बैगनी बल्ब, कोई एक बल्ब लिया। अब उसके इंटेंसिटी को चेंज कर देते हैं। कोई ज्यादा जो रोशनी दे रहा है, कोई कम रोशनी दे रहा है, उसके इंटेंसिटी को बदल लेते हैं। तो बदलने पे क्या मिला पता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल उतनी ही होगा, रुकने की कैपेबिलिटी उतना ही है। मतलब इंटेंसिटी पे फिर नहीं डिपेंड किया। मतलब बोल सकते हो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और इंटेंसिटी पे नहीं करता है। समझ गए? याद रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन धाई 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 फोटो इलेक्ट्रिक करंट बना रहा था, वो किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे, लाइट के कलर पे, उसके इंटेंसिटी पे नहीं करता है। इसका मतलब फोटो करंट वेरीज हुआ, इसका मतलब इंटेंसिटी वेरी किया। इंटेंसिटी क्या किया? वेरी किया, जिस वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लिख सकते हो ना एक बात यहां पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। किस पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यहां पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट था, कलर वही था लाइट का, इस वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल वही आया। दोनों एक्सपेरिमेंट से क्या पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, not the intensity of light। क्या दिमाग में घुस गया? दोनों एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हो रहा है कि लाइट का इंटेंसिटी कांस्टेंट रखे, फ्रीक्वेंसी चेंज किए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल गया। अब हम लोग लाइट के इंटेंसिटी को वेरी कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख रहे हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वही आ रहा है। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि भाई इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फ्रीक्वेंसी का ही फर्क पड़ रहा है। फ्रीक्वेंसी था कांस्टेंट तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आया कांस्टेंट, दोनों का आया, एक ही आया ना। समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे हो ना? फ्रीक्वेंसी क्या होता है यार, आम भाषा में समझो ना, लाइट के कलर को हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन रोटेशन में जाओगे तो कुछ और होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 टाइम पीरियड। क्या होता है? हाँ, लेकिन अभी हम लोग आम भाषा में समझते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होगा? लाइट का कलर। क्या होता है? बल्ब का कलर। समझ रहे हो? बल्ब के कलर को चेंज किए, स्टॉपिंग पोटेंशियल खट से बदल गया। नहीं चेंज किए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इंटेंसिटी को हम लोग कांस्टेंट रखे भी, फिर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल बदला। करंट को वेरी भी किए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ नहीं हुआ। उल्टा हो रहा दोनों का। समझ रहे हो? मिटा दे।
चलिए तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रोक दो। तो चलो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। अभी तक हम लोग थ्योरी पोर्शन देखे हैं, अब उसमें बेस क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में वो हम देखते हैं। तो बच्चों देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब कौन इसमें से स्टेटमेंट सही है। 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों का कंसेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखिए फोटो करंट इंक्रीजेज विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्या ये सही है? क्या फोटो करंट इंटेंसिटी के बढ़ने से बढ़ता है? फोटो करंट इंटेंसिटी के बढ़ने से बढ़ता है। पहला ग्राफ हम बताए थे जी सर बढ़ता है, तो पहला ही सही हो गया। दूसरा चेक कर लेते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज, इंक्रीज इंसिडेंट लाइट, गलत। इंसिडेंट लाइट का तो नो कर दो, स्टॉपिंग में कोई फर्क नहीं। अगला करंट इंक्रीज फोटो सेल इंक्रीज, पढ़ना ही नहीं, देख ली सही है तो चल आगे बढ़े। अब देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, मतलब फोटो सेंसिटिव मटेरियल क्या होता है सर? सर ऐसा मेटल है जो लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है सर, वैसे मटेरियल को फोटो सेंसिटिव मटेरियल कहते हैं, जिसका वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है? 4। तो कह रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो वेवलेंथ तो लॉन्गेस्ट होवे करता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रहा है। क्या समझ में आया ये चीज? ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? लैम्डा नॉट ना। अच्छा सर, तो सर हम तो ये फॉर्मूला पढ़े E बराबर hc/λ पढ़े हैं। कोई बात नहीं, एनर्जी के जगह वर्क फंक्शन रख दो, hc तो कांस्टेंट होता है और इस लैम्डा के जगह थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रख दो। क्यों सर? ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम ना, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा ना। इस फॉर्मूला को गायब कर दो। अब सेम टू सेम है, hc का वैल्यू बताओ। सारा ऑप्शन नैनोमीटर में है लैम्डा, तो नैनोमीटर में कितना होता है? 1240। और लैम्डा कितना? लैम्डा ना निकालना है, ठीक है। फाई का वैल्यू दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1240 लैम्डा नॉट, है ना। चलिए सर ठीक है सर, तो लैम्डा नॉट निकालेंगे तो क्या होगा? 1240/4, तो कितना होगा? 4 तिया 12, 4 एका 4, 310 नैनोमीटर। आया? ये समझ में आया? आया कि नहीं आया? है ना क्वेश्चन जी? बोलो हर्ष। तरीका याद रखो यार, कोई वैल्यू नहीं रखना है। क्लास में हो एकदम तरीका याद रखो। 1240 नैनोमीटर में निकालना हो तो एंगस्ट्रम में 12400। गलत हो गया ना। रोक दो ना वीडियो। तो बच्चा लोग आप लोग इसको लिखो जल्दी से। तो चलो बच्चों हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि है ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली रिलेशन। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट है डेवेसर जर्मन एक्सपेरिमेंट, और चैप्टर हमारा खत्म। चलिए तो हम लोग समझते हैं ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो गौर करना, ये कौन सा इक्वेशन है? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ना जी। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ना। ये क्या कह रहा है? टोटल एनर्जी क्या होता है? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी ये निकला, सॉरी ये ना आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर ई को क्या लिखोगे? एच न्यू लिखोगे, और फाई को फाई लिखोगे। तो क्या ये चीज पढ़े हो? वाई बराबर mx प्लस वाई के जगह अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को रख लेते हैं और x के जगह फ्रीक्वेंसी को रख लेते हैं, तो स्लोप क्या देता है? h। और h क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब सर स्लोप तो कांस्टेंट होगा दोनों मेटल के लिए, ठीक है। और c क्या देगा? y इंटरसेप्ट, मतलब -5, मतलब -5। तो तुमसे पूछेगा काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में जो है y इंटरसेप्ट जो होता है क्या देता है? वर्क फंक्शन, लेकिन निगेटिव देता है। ये भी यहां से यहां तक भी ले लोगे तो ये भी फाई ही है,
दो मेटल है ना, समझ में आया है इस ग्राफ का मतलब? इस ग्राफ का कैसा ग्राफ होगा? ये ग्राफ होगा किसके किसके बीच? काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच। समझ गए ना कि नहीं समझ गए? काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सिस पे लेना है, वाई पे ले लिए, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को हम लोग एक्स एक्सिस पे ले लिए हैं। तो हमारा m जो है स्लोप क्या दिया? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या दिया? m बराबर क्या है? कांस्टेंट होगा ना जी। और ये m क्या देगा? h दे रहा है। क्या दे रहा है? h। और h क्या हमारा? कांस्टेंट है, ऐसे भी बोल सकते हो। समझे? और फाई हमारा y इंटरसेप्ट, इसी को ना बोलते y इंटरसेप्ट जी। जो y में काटे, y में कितना काट रहा है? तो माइनस है, प्लस रहता तो ऊपर से काटता, प्लस रहता तो यहां से काटता, माइनस है तो नीचे से काट रहा है। क्लियर कंसेप्ट? चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, तो जल्दी से लिखो, स्क्रीनशॉट ले लोगे बाबू आप लोग, जल्दी से आगे बढ़े। बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो। चलो अब आते हैं, देखो डी ब्रोगली रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? डी ब्रोगली चच्चा का रिलेशन। डी ब्रोगली चच्चा क्या कहा? अगर हम मैटर हैं और हम भाग रहे हैं v स्पीड से, तो मेरे अंदर वेव होगा। क्या होगा? वेव होगा, मतलब तरंग होगा, वेव होगा। लेकिन डी ब्रोगली चच्चा कहां दिख रहा है वेव? दिखाइए। हम चल रहे हैं तो कुछ चल नहीं रहा मेरे आसपास। तो डी ब्रोगली चच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाए, फिर सोचे, तो एक इक्वेशन बनाए। उन्होंने बस यही बोला कि मूविंग पार्टिकल के पास क्या होगा? वेव होगा। क्या होगा? वेव होगा। तो डी ब्रोगली चच्चा क्या बोला? मूविंग पार्टिकल के पास वेव होगा, साई 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 जो भी मूव कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा वो और भी बोलना चाहते थे। दिख तो नहीं रहा है वेव, लेकिन हमको दिखेगा, दिखाते हैं। देखो क्या बोला डी ब्रोगली चच्चा? मूविंग पार्टिकल के पास क्या होता है? वेव होता है। चच्चा का बात सही है, मानते हैं, लेकिन दिखाना ना पड़ेगा जी। नॉलेज है, दिखाएंगे तब ना सीखोगे कि हाँ मेरे पास बुद्धि है, जैसे तुम लोग के पास बुद्धि भी है। चलो पहला देखो, पहला क्या होता है? वेवलेंथ, इसी को वेव बोलते हैं। क्या होता है? h/p होता है, पर क्या है? अब h का वैल्यू तो h ही होगा, और p को हम भी लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी लिखेंगे। तो एक बात बताओ, यहां से लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p है, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p है। इसका जो ग्राफ होता है वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा होता है? रेक्टेंगुलर। क्यों होता है सर? पढ़ा चुके हैं, नहीं पूछोगे। इनवर्स का ग्राफ हाइपरबोला होता है, पूछना मत, गुनाह हो जाएगा। क्योंकि इनवर्स का रिलेशन का ग्राफ कैसा होता है? हाइपरबोला। बता चुके हैं, कोई इनवर्सली के साथ रिलेशन शो कर रहा है तो ग्राफ कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलिए बाबू, अब तुम लोग बताओ, क्या ये वेवलेंथ मास के साथ भी इनवर्सली रिलेशन शो करेगा? नहीं करेगा रे लेमडा बराबर h/p, तो p को हम भी लिख सकते हैं। तो वेवलेंथ क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास है? तो मास है। अब एक चीज बताओ, इसका भी तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा। क्लियर? आया हुआ क्वेश्चन, 2023-22 के पेपर में आया हुआ, दिखाएंगे 22 के पेपर में ये ग्राफ। देखो अगर किसी का, हमारा मास बहुत बड़ा है, तो हमारा मास अगर बहुत बड़ा है तो हमारा वेवलेंथ कितना होगा? बहुत छोटा। हाँ, चच्चा ने दिमाग लगाया, अरे बाप रे, अगर हमारा मास बहुत बड़ा है तो हमारा वेवलेंथ क्या होगा? बहुत छोटा, एकदम छोटा। क्या दिखेगा हमको? नहीं दिखेगा। तब एक एक्सपेरिमेंट किया गया, बोला गया सबसे छोटा जिसका मास होगा उसका वेवलेंथ तो दिखना चाहिए। दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए मित्रों? दिखना चाहिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन को लिया गया। किसको लिया गया? जिसका मास बहुत कम होता है, 10 का पावर -31, 9.1 गुने 10 का पावर -31, कितना कम मास है, उसका वेवलेंथ बहुत बड़ा दिखेगा। तब पता लगाया, अच्छा हमारा मास तो बहुत बड़ा था यार, इस वजह से मेरा वेवलेंथ बहुत छोटा आ रहा था, जो आंख से देख नहीं सकते थे। तो मेरा एक्सपेरिमेंट किए इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल होता है कि नहीं होता है जी? बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। उसका वेवलेंथ दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? बिल्कुल दिखना चाहिए।
कितना दिखेगा दिखाते हैं, इधर आओ। किसको इरेज करें? मजा आ रहा है? हाँ जी हर्ष, देखो लेमडा क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास है। अगर मास बहुत 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 कम है तो वेवलेंथ बहुत 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 बड़ा होना चाहिए, होगा ना? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बबुआ? -31। बहुत 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 कम है कि मास इसका इतना कम होता है। -31 समझ रहे हो? 1 किलो किसी का होगा तो इतना छोटा होता है। -31 kg, बाप रे बाप, आंख से नहीं दिखेगा। इस वजह से उसका वेवलेंथ क्या हुआ? दिखा। तो कोई बोलेगा डी ब्रोगली रिलेशन सही है, बोलोगे सही है, बशर्ते मास बहुत छोटा होगा तो वेवलेंथ उसका दिखेगा। समझ में आ रहा है? स्टार्ट है ना जी? देखो तो चलिए, तो समझ में आ गया? तो इसीलिए वेव दिखा था, तो इसीलिए रिलेशन क्या था? लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है? दूसरा लैम्डा बराबर h/p। h/, ये तो होता ही है, सब लोग जानते हो। अब तुम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना है इसको। किसके टर्म में? लिखा h/√2m ke, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये फॉर्मूला कहां से आया मित्रों? अभी दिखाएंगे, प्रूफ करेंगे। ये कैसे लिख दिए? पी के जगह अपने आप लिख दिए। देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? ½ mv²। ऊपर नीचे m से गुना कर दे तो काइनेटिक एनर्जी है ना ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होगा ये? ½ mv²v² है ना मित्रों है ना ये? चलो लेमडा बराबर, इसको मिटा दे, अब ये प्रूफ ही करना है, हटा दो। h/p को mv लिख सकते हैं या छोड़ो, ये भी मत लिखो। चलो एक बात बताओ, मोमेंटम होता है mv, मोमेंटम होता है mv, और mv का अगर स्क्वायर कर देंगे तो मोमेंटम का भी स्क्वायर होगा, तो p² बराबर m² v² होगा। तो मित्रों m² v² को p² लिख देंगे तो क्या आएगा? 1/2m इंटू p² होगा ना जी? ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब हमको p का वैल्यू चाहिए तो 2m को इधर ले जा, तो काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m, यही ना, बराबर p²। p का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को इधर दे रूट में, काइनेटिक एनर्जी इंटू बराबर p। मित्रों समझ में आया? समझ में आया जी? लिख लो इसको, ये कंसेप्ट है, इस चीज को बोलेंगे कंसेप्ट, धासु कंसेप्ट। एकदम डायरेक्ट नहीं लिखना, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म √2m के। पूरा चैप्टर सफाचट हो गया। बाप रे 11 बजने पे है जी। संतुष्टि मिलेगा ना यार? एगो चैप्टर कंप्लीट हो गया नीट के लिए, ऐसे ही करके पूरा खत्म, 30 दिन में पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। क्या चाहते हो पूरा 30 दिन में यही चैप्टर सब करे? बोलो, नीट तक करवा दें, यही तक पूरा फिजिक्स तुम लोग का ट्रेंड हो जाओगे, पूरा का सवाल सॉल्व करके आओगे, ये मेरा वादा है। तब तुम 25 से 30 सवाल नीट में सॉल्व कर लोगे, ये हम चैलेंज दे रहे हैं। आगे बढ़े मित्रों, अब स्पेशल केस लिखो। क्या लिखो मित्रों? स्पेशल केस लिखो। देखे देखोगे ना, फायदा मिलेगा इस चीज से। देखो मित्रों, देखो स्पेशल केस में ये किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए है? क्योंकि मित्रों इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है पार्टिकल, इसीलिए इसका वेवलेंथ अगर निकालने तो क्वेश्चन में दे तो हम तुमको सीधे तरीका बता देते हैं। क्या बता देंगे? बोले कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तरीका बता दो। 12.27 अपॉन √v लिख लो। इलेक्ट्रॉन का स्पेशल केस, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ तो बहुत बड़ा होता है, दिखता है, तो कितना होता है? जितना पोटेंशियल अप्लाइड करेंगे। v का मतलब क्या? पोटेंशियल। क्या है?
12.27 से डिवाइड कर देंगे पोटेंशियल। चलो बच्चों, अब हम लोग एक क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का होगा, जो है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चंस को पढ़ो अच्छे से। क्या कह रहा है मित्रों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, इसमें से कौन सा फिगर है वो सही है, मोमेंटम एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ का, मोमेंटम और डी ब्रोगली वेवलेंथ के बीच का। तो क्या ये ऐसा होगा, मोमेंटम p और डी ब्रोगली वेवलेंथ इनवर्सली होता है ना जी। इनवर्सली मतलब कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ठीक है, वही ना बोल रहा है, मोमेंटम और डी ब्रोगली वेवलेंथ, यही ना। ठीक है, ये तो ठीक है। अब क्लियर सब ये नहीं ठीक है, 1 इनवर्सली के डायरेक्टली ना है, तो 1 इनवर्सली से स्ट्रेट लाइन होगा, इहो सही है और इहो, और यही वजह से तो दिए थे, एगो मारोगे रे बकलेला। 1 इनवर्सली का तो डायरेक्टली ना है, 1 लेमडा का तो डायरेक्टली होगा रे, समझे पीछे। हाँ, लेमडा के इनवर्सली है, बस दोनों में लगाओ टिक। फिर वही सर का सवाल है, मजाक थोड़े है। क्वेश्चन में ये एग्जाम में ये नहीं आया था, एक ही होगा, लेकिन हम अपने अंदाज में सवाल किए। नहीं ऐसा दिया रहेगा तो फिर ऑप्शन भी दिया रहेगा उस टाइम से। हाँ दिया रहेगा, सही बात है। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, स्टार्ट करें। चलिए बच्चों देखो, अब हम लोग देखेंगे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को। करना क्या है, कुछ नहीं, बस हमको दिखाना है इस एक्सपेरिमेंट में सही में जो वेव्स होता है वो इलेक्ट्रॉन मतलब मैटर के पास होता है। हमने बता दिया, इलेक्ट्रॉन को लिया तो मास छोटा है तो वेव दिखा। कैसे दिखा, इस एक्सपेरिमेंट से देखो क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गन को ले लिया। क्या लिया, इलेक्ट्रॉन गन, जहां से इलेक्ट्रॉन धाए 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 निकलेगा। उसके बाद एक यहां पे एक कोटिंग ले लिया बेरियम ऑक्साइड का। किसका कोटिंग था, बेरियम ऑक्साइड का। ये कुछ नहीं, एक कोटिंग है बेरियम ऑक्साइड का। किसका है, बेरियम ऑक्साइड का। अब इलेक्ट्रॉन धाए धाए, यहां पे एक निकल क्रिस्टल है जो कि मेटल है। क्या है, मेटल है। इसको टकराएगा यहां पे और यहां से इलेक्ट्रॉन धाए से घूम जाएगा, घूमेगा। अगर ये वेव होगा तो इधर भी भागेगा, उधर भी भागेगा, इधर भी भागेगा, इधर भी भागेगा। अगर ये वेव होगा तो यहां पे एक डिटेक्टर को लगा दिया गया। किसको लगाया गया, एक डिटेक्टर को, जो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। इधर से उधर डिटेक्टर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हाँ देखेगा, इहो कोना, इहो कोना, इहो कोना, मतलब वेव होगा। वेव ही ना इधर उधर भागता है, वेव होना चाहिए। अच्छा सर, हाँ वेव होगा ना, तो इधरो जाएगा, उधरो जाएगा, इधरो जाएगा, वेव का नेचर होता है। अच्छा सर, तो जितना इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट किया, इसको इंसिडेंट भी मिली है, और कितना एंगल पे स्कैटर हुआ, थीटा एंगल पे। किससे, निकल क्रिस्टल पे गिरा। किस पे गिरा था, निकल के क्रिस्टल पे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे इन्होंने बतलाया कि स्लो मूविंग पार्टिकल के पास ड्यूअल नेचर होता है। क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। किसके पास, स्लो मूविंग पार्टिकल के पास। अच्छा सर, तो इसीलिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या हुआ, जस्टिफाइड हो गया। ये हाइपोथेसिस ही था। लॉ कब होता है, जब उसका फुल्ली एक्सपेरिमेंट बन जाता है। ये हाइपोथेसिस का क्या हुआ, प्रूफ हुआ। अच्छा ऐसी बात है। इससे कुछ कंक्लूजन निकला। क्या निकला कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट था ना 54 वोल्टेज पे, 54 वोल्ट पे सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, 50 डिग्री। ये सवाल आएगा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पे मिला, मैक्सिमम एंगल कहां पे इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट किया, इतना वोल्ट पे। इससे ज्यादा करेंगे तो कम हो जाएगा, या कम करेंगे तो कम हो जाएगा। लेकिन 54 वोल्ट पे डिफ्लेक्शन 50 डिग्री मिला है, वो भी बहुत कम इलेक्ट्रॉन का। मतलब कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास जो वेव्स है वो 54 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना हुआ है, 50 डिग्री। कितने वोल्टे पे, 50 वोल्ट पे। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 54 वोल्ट। जब पोटेंशियल डिफरेंस 54 वोल्ट हो गया तो क्या देखा, मैक्सिमम स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब एंगल जो है इलेक्ट्रॉन का क्या है, मैक्सिमम है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं हो रहा है, उसका एंगल, कुछ इलेक्ट्रॉन का एंगल ज्यादा से डाइवर्ट हो रहा है, ज्यादा से। ये थीटा है ना, तो ज्यादा से डाइवर्ट होगा। कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा। समझ रहे हो, ये बताना चाह रहा है। समझे, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट समझ गए।
कुछ नहीं था, एक हम इलेक्ट्रॉन गन लिए, यहां पे हमने बैटरी को लगा दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इलेक्ट्रॉन गन से, बेरियम ऑक्साइड से वापस अंदर, ये कोटिंग है, क्या है, लेयर है बेरियम ऑक्साइड का, ठीक है ना। इसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धीरे अपना गति को मेंटेन करता है। क्या करता है, गति को मेंटेन करता है। इलेक्ट्रॉन आया, इंसिडेंट किया निकल के क्रिस्टल पे और डिटेक्टर पे, सारा डिफ्लेक्ट होगा। एक जगह जाता तो पता चलता पार्टिकल है, लेकिन क्या दिखा, इधरो जा रहा है, उधरो जा रहा है, उधरो जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, मतलब ये वेव है। अब जस्टिफाइड किया, तो इसीलिए डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या हो गया, जस्टिफाइड। तो ये हमारा सारा टॉपिक था। क्या था ये सब टॉपिक पढ़ना था। बस यहां पे याद करने वाला क्या चीज है सर, याद रखोगे 54 वोल्ट पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है 50 डिग्री का। यहां से एक सवाल आने वाला संभावना है। 54 वोल्ट पे 50 डिग्री का डिफ्लेक्शन होता है, जो कि मैक्सिमम है, जो कि क्या है, मैक्सिमम है। समझ में आया कि नहीं आया, आया, समझ गया कि नहीं समझ गया, तो रहने देते, हो गया, ठीक है। तो बच्चों ठीक है ना, देखो तो बच्चों हमारा डुअल नेचर मैटर सारा खत्म हो गया। डुअल नेचर मैटर एंड रेडिएशन। हालांकि रेडिएशन पहले होगा, मैटर बाद में, क्योंकि रेडिएशन हम पहले देखे थे, मैटर अभी पढ़े हैं। तो ये सब क्या हो गया, खत्म। तो बच्चों आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। और हमारे टेलीग्राम चैनल में अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, वहां पे हम लोग क्वेश्चंस शेयर करते हैं, वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कीजिएगा और नीट के पेपर को अच्छे से सॉल्व करके आइएगा। धन्यवाद बच्चों, लेक्चर अच्छा लगे तो जम करके शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी लाभ हो सके और हमारा ये लेक्चर बनाने का मकसद पूरा हो सके। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।